बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूप्लेजिया। आज के इस वीडियो के अंदर हम न्यूप्लेजिया को रिवाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डैट नोट्स। तो न्यूप्लेजिया का मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब न्यू और प्लेजिया का मतलब है ग्रोथ। तो न्यूप्लेजिया सिंपल मींस न्यू ग्रोथ, और अगर न्यू ग्रोथ वाला टिश्यू आ जाए उसके अंदर स्ट्रोमा और पैरेन्काइमा दोनों आ जाए तो दोनों को मिला के कहते हैं ट्यूमर। ठीक है, यानी जो न्यू प्लेजिया का मतलब है न्यू ग्रोथ और न्यू प्लाज्म का मतलब होता है ट्यूमर, जिसके अंदर न्यू ग्रोथ होती है ऐसे टिश्यू के अंदर। अब जो ट्यूमर को डिपेंडिंग अपन देयर स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको दो में डिवाइड कर देते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का जब भी हम नोमेनक्लेचर तैयार करते हैं तो उसके लास्ट में हर कोई टिश्यू होगा उसके लास्ट में ओ एम ए ऐड कर देंगे, ओमा। तो जो बिनाइन ट्यूमर के लिए सफिक्स ओमा का यूज़ करते हैं, मैलिग्नेंट के लिए सफिक्स कार्सिनोमा या सारकोमा का यूज़ करते हैं। कार्सिनोमा का एपिथेलियल के लिए, सारकोमा का मीजोथेलियल या मीजनकाइमल के लिए, कनेक्टिव टिश्यू वालों के लिए। ओके, जिस तरह बिनाइन में एपिथेलियल ऑरिजिन के लिए एडिनोमा यूज़ कर सकते हैं, पैपिलोमा यूज़ कर सकते हैं, जबकि वहाँ पर एपिथेलियल ऑरिजिन के लिए कार्सिनोमा लाइक एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। ओके, तो इन सब के लास्ट में कार्सिनोमा आ रहा है, जबकि एपिथेलियल ऑरिजिन वाले लास्ट में एडिनोमा या पैपिलोमा आ रहा है। अब जिनका मीजनकाइमल ऑरिजिन होता है बिनाइन ट्यूमर का, उनके लास्ट में भी ओमा आएगा, लेकिन इससे पहले हम उनका नेम ऑफ टिश्यू लिखेंगे। जस्ट लाइक अगर फैट सेल का होता है तो उसको लाइपोमा बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट का फाइब्रोमा, लियोमायोमा, रेप्डोमायोमा, ओस्टियोमा, कॉन्ड्रोमा। जबकि मीजनकाइमल ऑरिजिन के जो होता है ट्यूमर उसमें सार्कोमा लिखते हैं, लाइक लाइपोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा, रेप्डोमायोसार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। ओके, ठीक हो गया। लेकिन अभी हमने कहा था कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के लास्ट में कार्सिनोमा या सार्कोमा आता है, लेकिन कुछ ऐसे मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं जिनके सफिक्स ओमा का यूज़ करते हैं, यानी उनका जो नोमेनक्लेचर होता है वो बिनाइन जैसा होता है, लेकिन इनके जो टिश्यू करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैलिग्नेंट जैसी होती है। लाइक वह मेटास्टेसिस करती है, इन्वेजन करते हैं। लाइक हिपाटोमा, ये लीवर का जो कैंसर होता है हिपाटोमा, उसको बोलते हैं, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, हालांकि लास्ट में ओमा आ रहा है। सेमिनोमा, मेलानोमा मेलानोसाइट का, कॉन्ट्रोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है नोटोकॉर्ड का। ठीक है, तो इन सब के लास्ट में ओमा आ रहा है, लेकिन ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। टेराटोमा ट्यूमर ऑफ टोटिपोटेंट सेल होते हैं। टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट सेल में क्या फ़र्क होता है? जो टोटिपोटेंट सेल होती है ये एक सेल होती है, किसी भी सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती है, जबकि प्लूरिपोटेंट एक जर्म लेयर के सेल बना सकते हैं, जबकि टोटिपोटेंट के अंदर एक सेल किसी भी जर्म लेयर की डेरिवेटिव बना सकता है, चाहे वो एक्टोडर्म का, चाहे एंडोडर्म का हो, चाहे वो मेसोडर्म का हो। अब इसको अभी हम दो में डिवाइड कर देते हैं। एक एग्जांपल है मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा, एक है इमेच्योर टेराटोमा। ओके, वैसे तीसरी भी लिखी हुई है, टेराटोमा विथ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो जो मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा होता है इसको हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, क्योंकि आखिर में मेच्योर आ रहा है। वैसे जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, तो ये मेच्योर होते हैं। ओके, अब इसके अंदर तमाम जर्म लेयर के एलिमेंट्स होते हैं और तमाम कंपोनेंट मेच्योर होते हैं, लेकिन इस केस में जो एलिमेंट्स होते हैं इमेच्योर टेराटोमा में या मैलिग्नेंट ट्यूमर में वो इमेच्योर होते हैं या फिर फेटल टाइप के होते हैं। इनके एग्जांपल को नोट कर लेते हैं। लाइक स्किन है, एड्रीनल स्ट्रक्चर है, बोन कार्टिलेज है, ब्लड वेसल्स है, टूथ, फीट, थायरॉइड टिश्यू है, किसके अंदर? ओवरी के अंदर। इसको मिला के हम क्या कहते हैं? डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। इसके बाद इमेच्योर टेराटोमा, इमेच्योर टेराटोमा के अंदर इमेच्योर कार्टिलेज, बोन या न्यूरल टिश्यू हो सकता है। ओके ओके, तो हम इनकी क्या करते हैं? ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग से ये पता चलेगा कि मेच्योर है या इमेच्योर है। ग्रेडिंग डिपेंड करती है डिफरेंशिएशन के ऊपर, साइटोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर। कुछ ऐसे टेराटोमा भी होते हैं जिनकी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उनकी मेटास्टेसिस हो गई है। ठीक है, यानी एक कंपोनेंट मेटास्टाइज कर सकता है। इसके बाद है पिलियोमॉर्फिक एडीमा। पिलियो का मतलब है वेरिएबल, मॉर्फ का मतलब शेप्स होती है। ओके, जो पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है बिनाइन ट्यूमर होता है, स्लाइवरी ग्लैंड का होता है मोस्ट कॉमन। इसके साथ पैरोटिड ग्लैंड का भी, स्लाइवरी में भी पैरोटिड ग्लैंड और ब्रेस्ट का होता है। ओके, ठीक हो गया। यानी जो पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है इसके अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होती हैं। ठीक है, लेकिन मे भी वो एक जर्म लेयर से डिराइव्ड होती है। एपिथेलियल कंपोनेंट, मेसेंकाइमल कंपोनेंट। ओके, ठीक हो गया। और सेल ऑफ ओरिजिन लिखे हुए मायो एपिथेलियल सेल। तो जो एपिथेलियल कंपोनेंट होता है पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा या मिक्स्ड एडिनोमा या मिक्स्ड कैंसर के अंदर या मिक्स्ड ट्यूमर के अंदर, वो एपिथेलियल कंपोनेंट में ग्लैंड्स और स्क्वेमस एपिथेलियम हो सकती है, जबकि मेसेंकाइमल कंपोनेंट के अंदर कार्टिलेज, फाइब्रस टिश्यू, बोन और मसल्स होते हैं, और ये एक ही सेल से डिराइव्ड होते हैं जिनका नाम है मायो एपिथेलियल सेल। ठीक है, तो कहती है कि इनके जो आगे जो डायग्नोसिस होती है, ट्रीटमेंट होती है, वो वाइड एक्सचेंज से करते होते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी भी पढ़ते हैं जो ट्यूमर वाली या बिनाइन ट्यूमर से रिजेंबल करती है, हालांकि ट्रू ट्यूमर नहीं होते, ट्रू नियोप्लाज्म नहीं होते। लाइक कोरिस्टोमा, हिमाटोमा। कोरिस्टोमा
असल में होता है क्या है कि नॉर्मल टिश्यू की आपने एक्टोपिक डेपोजिशन करवा दिया है। फॉर एग्जांपल जो आपने स्टोमक के टिश्यू को पेनक्रियाटिक म्यूकोजा के अंदर डाल दिया, तो इसको बोलते हैं कोरिस्टोमा, यानी सिंपल एक्टोपिक या हिट्रोट्रोपिक डेपोजिशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू। तो नॉर्मल टिश्यू होती है अब नॉर्मल लोकेशन के ऊपर होती है, तो उसको कोरिस्टोमा बोलती है। और हिमाटोमा में जो नॉर्मल टिश्यू अपनी नॉर्मल लोकेशन पे तो होते हैं, लेकिन उनकी डिसऑर्गेनाइज पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा आना है, सब म्यूकोजा के बाद मस्कुलरिस आना है, और मस्कुलरिस के बाद सिरोजा आना है। लेकिन उस टिश्यू में ये होगा कि म्यूकोजा के बाद मस्कुलरिस आ जाएगा, मस्कुलरिस के बाद सिरोजा आ जाएगा, और लास्ट में सब म्यूकोजा आ जाएगा। तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होती है, इसको बोलते हैं हिमाटोमा। एग्जाम्पल है ब्रोंकियल हिमाटोमा, हिमेंजियोमा और लिम्फेंजियोमा। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है पूरे न्यूप्लाज्म का या न्यूप्लेजिया का, वो होता है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, अपने पैरेंट सेल को रिजेंबल करते हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंट होते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं या वेल मॉड्यूलेटेड डिफरेंशिएटेड होते हैं या एनाप्लास्टिक होते हैं। एनाप्लास्टिक के अंदर इनकी डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं स्लो ग्रोइंग होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर रैपिडली ग्रोइंग होते हैं। ओके, कभी कभार बिनाइन ट्यूमर खुद ब खुद रिग्रेस कर जाते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर की इराटिक ग्रोथ होती है, 1 से 2, 2 से 8, 8 से 32 इस तरह से बनना शुरू हो जाते हैं। बिनाइन ट्यूमर इन्वेसिव नहीं होते, इनकैप्सुलेटेड होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, नॉन इनकैप्सुलेटेड होते हैं। ओके ठीक है, लेकिन कुछ अन इनकैप्सुलेटेड बिनाइन ट्यूमर में लियोमायोमा, हिमेंजियोमा और लिम्फेंजियोमा आ सकता है। ओके, बिनाइन ट्यूमर इन्वेड नहीं करते, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इन्वेड करते हैं और मेटास्टेसिस भी करती है। मेटास्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो ये डिफरेंशिएट करेगा कि बिनाइन ट्यूमर है मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मेटास्टेसिस के बाद आपने इन्वेसिवनेस को भी देखना होता है, क्योंकि वो भी पता चल जाता है। अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो लोकल इन्वेजन तो शो करती है, कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर लोकल इन्वेजन शो करते हैं लेकिन मेटास्टेसिस नहीं होती, लाइक बेसल सेल कार्सिनोमा है और ग्लायोमा है। ठीक है, ओके। इसके बाद है फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंट सेल या मॉर्फोलॉजी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर की मॉर्फोलॉजी दिखती है माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो ये लार्ज सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बड़ा होता है, 1:1 होता है। पेलियोमॉर्फिज्म होता है, इनके साइज और शेप में वेरिएशन देखने को मिलती है। हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस होता है, एब्नॉर्मल माइटोसिस हो जाती है। सॉरी। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका नाम है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, कैंसर से पहले जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेजिया। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये नॉर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल नजर आ रही होगी लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट पे डिस्प्लेस्टिक एपिथेलियम नजर आ रही होगी। इसकी एग्जांपल है सर्विकल डिस्प्लेजिया। इसके अंदर पोलैरिटी खत्म हो जाती है, इनकी जो ओरिएंटेशन वो खराब हो जाती है, पिलियोमॉर्फिज्म हो जाता है, साइज और शेप में वेरिएशन आ जाती है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, एबनॉर्मल माइटोसिस होती है, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस होते हैं। ओके, अब जो इसकी एग्जांपल होती है वो सर्विकल डिस्प्लेजिया होती है। अब इसको भी 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ, 1 2 3। वैसे हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो कि जो टाइप 1 होता है इसके अंदर एब्नॉर्मल सेल्स होते हैं 1/3 के अंदर, फिर टाइप 2 के अंदर अपर 2/3 तक होती है, और टाइप 3 के अंदर फुल थिकनेस को इन्वॉल्व करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है। अब मेटास्टेसिस तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी होती है, तो वो कौन कौन से पाथवे होते हैं जो मेटास्टेसिस प्रोवाइड करते हैं। पहला है लिम्फेटिक स्प्रेड, दूसरा हिमेटोजिनस स्प्रेड और तीसरा होता है सीडिंग इनटू बॉडी कैविटी। लिम्फेटिक स्प्रेड के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मोड होता है कार्सिनोमा का, जबकि हिमेटोजिनस होता है जिसका सार्कोमा का अच्छा तरीके से फैलता है, यानी कार्सिनोमा एपिथेलियल वाला लिम्फेटिक स्प्रेड का यूज़ करता है, जबकि सार्कोमा हिमेटोजिनस स्प्रेड का यूज़ करता है। और जो डायरेक्ट सीडिंग इनटू बॉडी कैविटी मेसोथेलियम वाला ओवरी वगैरह देखने को मिलता है। अभी हम उसको पढ़ लेते हैं। अब जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो मेटास्टेसिस को कैरी करती है। सबसे पहला लिम्फ नोड जो ट्यूमर को रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटिनल लिम्फ नोड बोलते हैं। ठीक हो गया। और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है ये 2 काम करती है, एक तो मेटास्टेसिस का रूट प्रोवाइड करती है, दूसरा ये रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया वगैरह भी करवा सकती है। नेक्स्ट है हिमेटोजिनस स्प्रेड। हिमेटोजिनस स्प्रेड ये सार्कोमा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे 3 कार्सिनोमा लिखे हुए हैं। ओके, जो कि हिमेटोजिनस से जाते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटिक सेल कार्सिनोमा और कोरियो कार्सिनोमा या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। मोस्टली ये लंग्स की तरफ ज़्यादा सेपरेट करती है, क्योंकि लंग्स के पास पूरा राइट हार्ट वाला ब्लड जा रहा होता है एज़ कम्पेयर टू लीवर। और आपको जो वीनस इन्फोजन है वो ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टियल इन्वेजन, क्योंकि आर्टरी के अंदर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन, और वेन का ल्यूमेन काफ़ी बड़ा होता है। इसके बाद है डायरेक्ट स्प्रेड। डायरेक्ट स्प्रेड के अंदर मेसोथेलियोमा मोस्ट कॉमन होती है। ऐसा ट्यूमर जो कि मेसोथेलियम से निकले तो उसको मेसोथेलियोमा बोलते हैं। जो मेसोथेलियल सेल होते हैं प्लूरा के या पेरिटोनियम के, और वह प्लूरा और पेरिटोनियम की सर्फेस के ऊपर स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं मेसोथेलियोमा। या दूसरा है स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। ये
ओवरी के अंदर देखने को मिलता है। ओवरी का जो म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा होता है, ओके, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एडियन प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी, पेरिटोनियल कैविटी। फिर वो पूरी पेरिटोनियल कैविटी को ट्यूमरस मैस ऑक्यूपाई कर लेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं सूडोमिक्सो पेरिटोनाई। कुछ ऐसे ट्यूमर होती है तो CSF के जरिए फैलते हैं, लाइक वो CNS के ट्यूमर होते हैं, मेडुलाब्लास्टोमा और एपेंडाइमोमा। ओके, ठीक हो गया। और आगे हम चलते हैं कि स्मॉल ब्लू राउंड सेल ट्यूमर। स्मॉल ब्लू राउंड सेल ट्यूमर के अंदर न्यूरोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, यानी ये एम्ब्रियोनिक जो ट्यूमर्स होते हैं वो मेनली इसी को फॉलो करते हैं। अगर आपने कार्सिनोजेनेसिस को पढ़ना है तो थोड़ा बहुत आपको नॉर्मल सेल साइकिल का पता होना चाहिए कि नॉर्मल सेल साइकिल होती क्या और वो किस तरह से रेगुलेट करती है। यहाँ पर आपको G1 नज़र आ रहा होगा, G1 से के बाद S फेस, S के बाद G2 फेस और G2 के बाद M फेस, और M फेस में सेल 1 से 2 हो जाता है, डिवाइड कर लेता है, डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक हो गया। अब ये कंट्रोल करने के लिए कि सेल साइकिल की प्रोग्रेशन किस तरह से होनी है, ऑर्डर प्रोग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी G1 के बाद SI, S के बाद G2I, तो जो ऑर्डर प्रोग्रेशन होती है वो साइक्लिन और साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज की वजह से होती है। इनको हम प्रोटोन को जीन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इनके जीन के अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है फिर सेल बार बार कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। साइक्लिन और साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज, लाइक साइक्लिन D के साथ एसोसिएटेड होता है काइनेज चौथा और छठा। ठीक है, D चौथे नंबर पे आता है ना, चौथा और छठा। फिर साइक्लिन E के साथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 एसोसिएटेड होता है, E और A के साथ भी 2 होता है, जबकि B के साथ 1 वाला होता है। ठीक हो गया। जो साइक्लिन D और E होते हैं ये G1 to S ट्रांजिशन करवाते हैं, यानी ये सेल को G1 से लेकर S फेज की तरफ मूव करवा देते हैं, जबकि जो साइक्लिन A और B होते हैं, ठीक है, ये G2 से लेकर M ट्रांजिशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी जो G1 to S ट्रांजिशन है वो साइक्लिन D और E से कंट्रोल होती है, जो CDK4 और 2 काइनेज को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ओके, अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब साइक्लिन A, C, ठीक है, साइक्लिन A एंड C साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये सेल को लेके जाता है थ्रू द G2 फेस अप टू प्रोफेस तक ले जाता है, जब तक साइक्लिन B ये इनिशियल इवेंट्स को रेगुलेट करवाता है बियॉन्ड प्रोफेस। ठीक हो गया। ओके, यानी अभी तो हमने ट्रांजिशन को पढ़ा था, अभी ट्रांजिशन के बाद माइटोटिक फेस है। माइटोटिक फेस में प्रोफेस से लेके जाने वाला साइक्लिन A होता है, जबकि प्रोफेस से आगे लेके जाने वाला साइक्लिन B होता है। अब ये साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ट्यूब पर ये क्या थे, प्रोटोन को जीन थे, जो कि अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है तभी ट्यूमर करवा देते हैं। लेकिन अगर हम इनको इनहिबिट कर दें तो इनके जो इनहिबिटर्स होते हैं इनको ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं, लाइक इनहिबिटर ऑफ साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल साइकिल के अंदर अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये G1 to S ट्रांजिशन और G2 to M ट्रांजिशन को कंट्रोल करते थे, लाइक D और E G1 to S ट्रांजिशन को, जबकि G2 to M वो A और B होता था। लेकिन अगर ये दोनों इनहिबिट हो जाएंगे तो सेल G1 या G2 के अंदर अरेस्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड जीन्स होते हैं, लाइक CIP KIP फैमिली होती है, जिसके अंदर CDKN1A to D फैमिली होती है, जिसके अंदर P21 है और P27 होता है। जो P21 है इसको इंड्यूस करवाने वाला P53 जीन होता है, जिसको हम गार्डियन ऑफ जीनोम बोलते हैं, जबकि P27 को इंड्यूस करवाने वाला ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है। ओके, बाकी कुछ नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं। अब कहते हैं कि जो सेल साइकिल के ऊपर कुछ चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, लाइक G1 to S चेक पॉइंट होता है, फिर G2 to M चेक पॉइंट होता है, कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ ट्रांसड्यूसर्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक G1 to S चेक पॉइंट। अभी चेक पॉइंट ही बैरियर्स की बात कर रहे हैं, पीछे हमने G1 to S का पढ़ा था D और E, जबकि G2 to M हमने पढ़ा था A और B। तो सेंसर्स ATM और RAD होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ATM और RAD होते हैं। ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, CHE की काइनेजेस है, वहाँ पे भी CHE की काइनेज है। जो इफेक्टर होते हैं, जो G1 to S चेक पॉइंट है ये P53 डिपेंडेंट हो सकता है हमेशा, लेकिन जो G2 to M है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो सकता है। अब हम दूसरे ट्यूमर सप्रेसर जीन की तरफ चलते हैं, उसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है क्रोमोसोम नंबर 13, और इसके लॉन्ग आर्म होता है, शॉर्ट आर्म होता है। ठीक है, तो शॉर्ट आर्म ऑफ 14 क्रोमोसोम इसके ऊपर पड़ा होता है। ठीक है, 13 क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के ऊपर 14 बैंड्स वाले रीजन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। इसको हम गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन या मालिक्यूलर ऑन ऑफ स्विच भी बोलते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा G1 फेज के ऊपर अरेस्ट करवा देता है, 13q14 के ऊपर मौजूद होता है। तो ये रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन प्रोड्यूस करवाता है, जिसकी एक्टिव और नॉन एक्टिव फॉर्म होती है। जो एक्टिव फॉर्म होती है
सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर देती है ओके और ये एक्टिव होती है हाइपर फॉस्फोरिलेटेड स्टेट के अंदर, यानी इसमें से अगर फॉस्फेट निकाल दो तो फिर ये एक्टिव होता है, लेकिन अगर फॉस्फेट ऐड कर दो तब ये इनएक्टिव हो जाएगा। जब इनएक्टिव हो जाएगा तो सेल की प्रोलिफरेशन करवा देगा। ठीक है, जब ये फॉस्फोरिलेटेड होता है तो रेटिनोब्लास्टोमा के पास एक पॉकेट होती है जिसके अंदर E2F और DP1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हाइड हुआ पड़ा होता है। ठीक है, ये वो फैक्टर्स होते हैं एलोंगेशन फैक्टर 2 जो कि एस फेज के अंदर रिक्वायर्ड होती है डीएनए के सिंथेसिस के लिए। ओके, यानी अगर अंडर फॉस्फोरिलेटेड स्टेट है, जब इसके फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी तो रेटिनोब्लास्टोमा छुपा के रख देगा एलोंगेशन फैक्टर 2 को, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं होगा। जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो फिर डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, सेल G1 फेज में अरेस्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अंडर फॉस्फोरिलेटेड रेटिनोब्लास्टोमा ये ऐसे एंजाइम की रिक्रूटमेंट कराता है लाइक हिस्टोन डीएचेटाइलेज जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन की कॉम्पैक्शन करवा देगा। इसकी वजह से भी G1 फेज की अरेस्ट हो जाएगा, यानी सेल G1 फेज के अंदर अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सेल ने G1 टू S फेज की तरफ माइग्रेट करवाना है तो इस केस में साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4, ठीक है, D के साथ 4 एसोसिएटेड होता है, E के साथ कौन एसोसिएटेड होता है, 2 होता है ओके, तो जो 4 होता है ये फॉस्फोरिलेशन करवाता है किसकी, रेटिनोब्लास्टोमा की। जब रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोरिलेशन होती है तो एलोंगेशन फैक्टर 2 और जो ये GP1 ये रिलीज हो जाती है। ठीक है, उसकी पॉकेट की वजह से फिर ये एस फेज की तरफ सेल प्रोलिफरेट करेगा, सॉरी प्रोसीड कर सकेगा। ठीक है, ओके, यानी अगर रेटिनोब्लास्टोमा हाइपर फॉस्फोरिलेटेड होता है तो वो इनहिबिट करता है, लेकिन अगर ये हाइपो होगा तो इनहिबिट करेगा। अगर हाइपर फॉस्फोरिलेटेड है तब ये स्टिमुलेट करवा देगा G1 टू S ट्रांजिशन को। अगर रेटिनोब्लास्टोमा के जीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है तो रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है और ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा हो सकता है इसके बाद आपको पता है कि किसी भी सेल के अगर ग्रोथ को कंट्रोल कराना तो फिर 4 टाइप के रेगुलेटरी रेगुलेटरी जीन होते हैं। प्रोटॉन का जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन जिनको एंटी ऑन्कोजीन बोलते हैं, जीन्स फॉर एपोप्टोसिस है और जीन्स फॉर डीएनए रिपेयर होते हैं। जो प्रोटॉन का जीन ऐसे जीन होते हैं जो सेल की प्रोलिफरेशन कराते हैं, कंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन करवाते हैं। एग्जाम में कभी कभार आपसे पूछ लेती है कि प्रोटॉन को जीन के तो 3 से 4 नाम सुना दो। तो जो प्रोटॉन को जीन होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर भी हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन भी हो सकती है। ओके, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, साइक्लिन भी हो सकते हैं, जो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जाके काम करते हैं। ठीक है, यानी पहले ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, फिर सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होते हैं, वो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करवाते हैं, वो बाइंड करता है, फिर साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोड्यूस होते हैं, वो सेल के साइकिल को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि सेल की प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर देते हैं, इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ब्रेकर्स। इसके बाद जीन्स फॉर एपोप्टोसिस होते हैं। 3 टाइप के जीन होते हैं, एंटीअपोप्टोटिक, प्रोपोप्टोटिक एंड सेंसर्स या आर्बिटर्स। सेंसर्स या आर्बिटर्स के अंदर बीम, बीट, बैड, पूमा, नॉक्स आ जाएगा। प्रोपोप्टोटिक के अंदर बैक्स और बैन आ जाएगा। एंटी अपप्टोटिक के अंदर BCL, XL और MCL1 आ जाता है। इसके बाद है जीन्स फॉर डीएनए रिपेयर। अब है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर। फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसका कोई रेगुलेटरी जीन डैमेज हो गया है, मे बी वो अपप्टोटिक भी हो सकता है, डीएनए रिपेयर वाला भी हो सकता है, प्रोटॉन का जीन भी हो सकता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन भी हो सकता है। ओके, तो उसको तकरीबन 30 पॉपुलेशन डबलिंग करेगा। जब वो 30 पॉपुलेशन डबलिंग करेगा मतलब 30 मरतबा सेल डिवीजन करेगा, 1 से 2, 2 से 4, फिर जाके वो एक सिंगल ट्रांसफॉर्म्ड सेल बनता होता है। ठीक हो गया, और फिर 1 ग्राम सेल, यहाँ पे 1 ग्राम लिखा हुआ है, कहती है कि 1 ग्राम सेल विद 10 की पावर 9, इसको छोड़ो, ये तो मैथ्स की बातें बता रहे हैं जो हमारी किसी काम की नहीं है। ओके, अब आपको पता है कि ट्यूमर ने अगर ग्रो करनी है तो ट्यूमर का ग्रो कराने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए, और ब्लड सप्लाई करवाने के लिए वो एंजियोजेनेसिस चाहता है। एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवा देगा। एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवाने वाले वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होते हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होते हैं। ओके, फिर इसके बाद लोकल इन्वायन और डिस्टेंट मेटास्टेसिस होती है, और फिर कैंसर पूरी बॉडी के अंदर प्रोलिफरेट करता रहता है। मैकेनिज्म ऑफ मेटास्टेसिस है, तो मेटास्टेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले मेटास्टैटिक सब क्लोन बनता है, ठीक है, जिसके अंदर ई कैडेनिन की एक्सप्रेशन कम से कम हो जाती है, क्योंकि अगर सेल ने फैलना है तो फिर जो इंडिविजुअल कैंसर सेल होते हैं उनको एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। तो सेल एडहेजन मॉलिक्यूल के डिक्रीज एक्सप्रेशन होती है स्पेसिफिकली ई कैडेनिन की, जिसकी वजह से जो ट्यूमर होता है या ट्यूमर के जो सेल होते हैं या कुछ स्पेसिफिक सेल होते हैं वो मेन ट्यूमर से लूज होना शुरू हो जाती है। फिर जो मेटास्टैटिक सब क्लोन होता है ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करवाता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, लाइक टाइप 4 कोलाजिनेज, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसकी वजह से ट्यूमर जल्दी से किसी भी कनेक्टिव टिश्यू का क्रॉस कर सकता है। फिर मेटास्टैटिक सब क्लोन लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन रिसेप्टर की एक्सप्रेशन करेगा। इस रिसेप्टर के जरिए
वो क्या करेगा, आगे मूव करता रहेगा, ठीक है। वो जो लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन रिसेप्टर होते हैं, ये लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन को बाइंड करेंगे इन द कनेक्टिव टिश्यू, इस तरह से वो आगे की तरफ प्रोपेगेट करना शुरू करेंगे। इसके अलावा कुछ आउटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर प्रोड्यूस करेंगे जो मजीद कैंसर की मेटास्टेसिस करवा देता है। फिर फाइनली कैंसर सेल किसी ब्लड वेसल के पास पहुंच जाएगी या लिम्फ वेसल में पहुंच जाएगी और वहां से होते हुए किसी और जगह पे पहुंच जाएगी और इस तरह से मेटास्टेसिस हो जाएगा। एक वर्ड लिखा हुआ है एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन। कैंसर सेल ऐसे होते हैं, कुछ कैंसर सेल करते क्या हैं, जैसे वो एपिथेलियल इन ओरिजिन थे लेकिन अगर उन्होंने फैलना है तो उनको मेसेनकाइमल प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्योंकि एपिथेलियल सेल का मेसेनकाइमल टिश्यू को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर कनेक्टिव टिश्यू को क्रॉस करने के लिए जो एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन होती है और इसको कंट्रोल करने वाले दो जीन्स होते हैं, लाइक स्नेल एंड ट्विस्ट, जिसकी वजह से ई कैडेनिन की एक्सप्रेशन काफ़ी कम हो जाती है, ओके। और ये एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन हो जाती है। ये आपने एम्ब्रियो में बहुत मरतबा पढ़ा था। इसके बाद है रेगुलेटरी जीन। प्रोटोऑन्कोजीन सेल के प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर प्रोटोऑन्कोजीन में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है, लाइक ट्रांसलोकेशन की वजह से, इसका मिमोनिक होता है पोटा, पॉइंट म्यूटेशन, ओ से ओवर एक्सप्रेशन, टी से ट्रांसलोकेशन एंड ए से एम्पलीफिकेशन। तो एक्टिवेटेड प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो ऑन्कोप्रोटीन प्रोड्यूस करवाती है, वो आगे कैंसर वगैरह करवा देती है। कुछ ग्रोथ फैक्टर हैं, लाइक प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर के ओवर एक्सप्रेशन की वजह से एस्ट्रोसाइटोमा हो सकता है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के ओवर एक्सप्रेशन की वजह से ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है, ओके। ब्लेडर कैंसर है या हेपाटोसाइट ग्रोथ फैक्टर की वजह से हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। ये तो था ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि जो प्रोटोन का जीन है ग्रोथ फैक्टर भी होते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर भी होते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन भी होती है। फिर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर लिखे हुए हैं कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के अगर रिसेप्टर में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है तो ERB-BB1 या जो B2 होता है उसको HER2 बोलते हैं, उसकी वजह से ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर हो जाता है फीमेल के अंदर, जबकि B1 की वजह से एडिनोकार्सिनोमा हो जाता है लंग्स का, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे इनके मैकेनिज्म भी लिखे हुए हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इनके अंदर ओवर एक्सप्रेशन हो रही है। फिर टाइप 3 वाले के अंदर एम्पलीफिकेशन और हेपाटोसाइट वाले में ओवर एक्सप्रेशन, ओके। फिर इसके बाद पॉइंट म्यूटेशन चलती है किसके अंदर, GFR के अंदर, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के अंदर। लाइक अगर RET के अंदर पॉइंट म्यूटेशन होती है, वो एक्टिवेट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये MEN2A होगा, ये मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड होगा, ओके। रेड की वजह से हिर्शनस्प्रंग डिजीज हो जाएगा, RET की वजह से, किट की वजह से सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर हो सकती है, तो ELK की वजह से एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग या लिम्फोमा हो सकती है। कुछ सिग्नल ट्रांसड्यूसर प्रोटीन में भी म्यूटेशन हो सकती है, लाइक ABL है, और इसका मैकेनिज्म है ट्रांसलोकेशन 9 और 22 क्रोमोसोम के दरमियान, तो इसकी वजह से क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और लिम्फोमा वगैरह हो सकते हैं। जो ABL होता है ये ऐसी प्रोटीन को इनकोड करता है जिसके पास टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी होती है, तो वो माइलॉइड और लिम्फाइड सेल्स की सिग्नल ट्रांसडक्शन करवाती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर BCR-ABL प्रोटीन का इन्फ्यूजन हो जाए तो जो फ्यूजन प्रोटीन होती है उसके पास हाई टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी होती है, तो वो माइलॉइड सेल और लिम्फाइड सेल की कैंसर प्रोलिफरेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया या एक्यूट ल्यूकोसिटिक ल्यूकेमिया हो सकता है, ओके। इसके बाद है रास प्रोटीन, ये मोस्ट कॉमन ऑन्कोजेनिक म्यूटेशन होती है, और अगर रास के अंदर म्यूटेशन आ जाए, लाइक के रास के अंदर, तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से कोलोन लंग का पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, N से मेलानोमा हो सकता है, H से यूरिनरी ब्लैडर या किडनी ट्यूमर हो सकते हैं। अब रास प्रोटीन के दो फॉर्म्स होती है, एक्टिव और इनएक्टिव। जो एक्टिव होती है उसके साथ GTP होता है, इनएक्टिव के साथ GDP होता है, ये असल में G प्रोटीन्स होती है, और ये जो एक्टिव होती है सेल की प्रोलिफरेशन कराती है, जो इनएक्टिव होती है सेल की प्रोलिफरेशन को मिनिमाइज कर देती है, ओके। अगर GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाए, तब ये जो GTPase GTP को तोड़ेगी नहीं, जब GTP को तोड़ेगी नहीं तो फिर कुछ ज़्यादा एक्टिवेट होता रहेगा, ओके, ठीक है। इसके बाद आई थिंक अब आगे की तरफ चलते हैं। BRAF इसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन होती है तो फिर हेयर सेल ल्यूकेमिया हो सकता है। B कैटेनिन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, हेपेटोब्लास्टोमा हो सकता है। एग्जाम में सिर्फ एक दो के पूछते हैं तो फिर आप उनको रट्टा मार लेना, साइक्लिन का इंपॉर्टेंट है। D1 के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन नीड ट्रांसलोकेशन 11 और 14 के दरमियान, तो मेंटल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। E के अंदर हो जाए तो फिर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और CDK4 के अंदर हो जाए तो ग्लायोब्लास्टोमा मेलानोमा हो सकता है। अब तक तो हमने प्रोटॉन को जीन को पढ़ लिया था, तो आप पढ़ लेते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन सेल के प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर देते हैं। अगर दोनों कॉपीज़ के लॉस हो जाएगा, फॉर एग्जांपल TSG का नाम लिखा हुआ है तो उसकी वजह से कैंसर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी अगर दोनों कॉपी का हो तो उसको बोलते हैं हम इस म्यूटेशन की वजह से कैंसर वगैरह हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक दो कंडीशन लिखी हुई है, हेटेरोजाइगस
एंड हेटेरोजाइगोसिटी। ठीक है, मतलब किसी के अंदर अगर एक अलील के लॉस हो गया लेकिन दूसरा अभी तक मौजूद है, फर्स्ट हिट है, तो इस केस में कोई ट्यूमर नहीं होता। लेकिन अगर सेकंड हिट भी हो जाएगा तब इस केस में हेटेरोजाइगोसिटी लॉस हो जाएगी, होमोजाइगस बन जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव बन जाएगा और कैंसर हो जाएगा। लाइक रेटिनोब्लास्टोमा की वजह से रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर हो सकता है, ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है। एक क्रोडसन हाइपोथेसिस था, टू हिट हाइपोथेसिस था, कि कहता है कि जब तो दो मरतबा म्यूटेशन होती है और हेटेरोजाइगोसिटी खत्म हो जाती है तब क्या होगा, कैंसर वगैरह हो सकता है। ओके, इसके बाद बड़े अजीब अजीब टॉपिक आ रहे हैं जो आई थिंक याद भी नहीं करने हैं। कॉजेज ऑफ एपोप्टोसिस जीन्स फॉर डीएनए रिपेयर है, ये भी अभी वैसे ये हाल मार्क्स वाले में से आ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर जीन्स फॉर रिपेयर है, क्योंकि सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो याद भी नहीं रहती। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं हाल मार्क्स ऑफ कैंसर। तो कैंसर के हाल मार्क्स 8 होते हैं और 2 इनेबलिंग फैक्टर्स होते हैं। हाल मार्क के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल है, इनसेंसिटिव टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल है, अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म है जिसको वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल जो रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं उनके पास ऐसे मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होते हैं जो सेल की कंपोनेंट की सिंथेसिस के अंदर आ जाते हैं। ये वेरिएंट ऑफ एपोप्टोसिस है, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल है, सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस है, एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टेसाइज है, एबिलिटी टू इवेड इम्यून सिस्टम है। तो ये 8 हाल मार्क्स होते हैं और 2 इनेबलिंग फैक्टर्स होते हैं, लाइक जीनोमिक इंस्टेबिलिटी एंड ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन। कार्सिनोजन ऐसे एजेंट जो कैंसर को इंड्यूस करते हैं तो उनको कार्सिनोजन बोलती हैं। लाइक केमिकल्स हैं, आर्सेनिक है, वो लंग और स्किन का कार्सिनोमा करवाता है। ठीक है जो बेंजीन है एक्यूट माइलर ल्यूकेमिया करवा देता है, जो कैडमियम है प्रोस्टेट का कैंसर करवाता है, जो निकल होते हैं और क्रोमियम होते हैं ये एंजियोसार्कोमा करवा सकते हैं, विनाइल क्लोराइड वगैरह। जो एजोडाई होती है ये भी आगे हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा वगैरह करवा सकते हैं। बीटा नेफ्थालामीन ब्लैडर कैंसर करवाता है, नाइट्राइट इसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक कैंसर करवाते हैं, जो एफ्लाटॉक्सिन है ये हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा करवा देता है। अब कार्सिनोजन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनिशिएटर, दूसरे प्रोमोटर। इनिशिएटर डीएनए के डैमेज करवा देते हैं और प्रोमोटर फिर उस जेनेटिकली डैमेज डीएनए की प्रोलिफरेशन को बढ़ा देते हैं, यानी ऐसे सेल जिसके अंदर डीएनए डैमेज हो गया तो उसकी प्रोलिफरेशन बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन है, डाइथाइलस्टिलबेस्टिडोल, वो इसी तरह काम करता है। सैकरिन है, फिनोल है और इसके अलावा 4 बोल एस्ट्रस होते हैं। कंप्लीट कार्सिनोजन ऐसे होते हैं जो इनिशिएशन और प्रोपेगेशन दोनों करवा सकते हैं। कार्सिनोजन को डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्टिवेशन इनको 2 में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर अल्काइलेटिंग एजेंट, एसिटाइलेटिंग एजेंट होते हैं जिनको एक्टिवेशन के लिए किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर एरोमेटिक अमाइन आ जाते हैं, बेंजोपायलिन आ जाते हैं जिनकी मेटाबॉलिक कन्वर्जन होगी तभी वो एक्टिव हो गए। ठीक है, इसके बाद है रेडिएशन। रेडिएशन 2 टाइप की, अल्ट्रा वायलेट और आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो अल्ट्रा वायलेट होती है ये क्यूटेनियस कैंसर करवा देती है, जबकि आयोनाइजेशन रेडिएशन ये तमाम ल्यूकेमिया करवा सकती है सिवाय क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया। ओके, ये नहीं करवा सकती। इसके अलावा पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा है, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट है, ये भी आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से हो सकता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से जीरोडर्मा पिगमेंटोसम हो सकता है अगर जीरोडर्मा पिगमेंटोसम वाली प्रोटीन डेफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद है बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन के अंदर वायरसेस और बैक्टीरिया में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो माल्टोमा और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा करवाता है, जबकि वायरसेस के अंदर डीएनए और आरएनए के अंदर ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, जबकि डीएनए के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड ह्यूमन herpes वायरस 8। अब 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, अब इनके मालिक्यूलर मैकेनिज्म को पढ़ना, पहले इनके कैंसर को पढ़ लेते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से बिनाइन वार्ड्स हो सकते हैं, इनर किलाल का कैंसर हो सकता है, सर्विस का कैंसर हो सकता है, पीनस का कैंसर हो सकता है। अब ये जो वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 2 टाइप के प्रोटीन को इनकोड करता है, E6 और E7। तो E7 होती है रेटिनोब्लास्टोमा को एक्टिवेट कर देती है, E6 P53 को इनहिबिट कर देती है। तो E7 होती है P21 और P27 इसको भी एक्टिवेट कर देती है, जबकि E6 टेलोमेरेज की एक्सप्रेशन को बढ़ा देती है। ठीक है, इसके बाद है एप्स्टीन बार वायरस, ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करवा सकता है और इसके अलावा ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया करवा सकता है जो कि बिनाइन रिएक्टिव होती है, जबकि ट्यूमर के अंदर नेजोफेरेंजियल कैंसर, बर्किट लिम्फोमा, हॉटस्किन लिम्फोमा, बी सेल लिम्फोमा इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल एंड एक्स्ट्रा नोडल नेचुरल किलर टी सेल लिम्फोमा, ये 2 प्रोटीन प्रोड्यूस करवाता है जो कि एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन करवाती है, लाइक LUMP1 एंड EBNA2। इसके बाद है हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाता है। तो ये इनके पास HBx जीन होता है जो P53 को इंटरफेयर करेगा, इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से कैंसर हो जाएगा। ह्यूमन herpes वायरस 8 कैपोसिस सार्कोमा करवाता है। ठीक है, अब इसकी वजह नहीं लिखी किस तरह से करवाता है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस आर्थराइटिस यूवाइटिस और
और ट्रॉपिकल स्पास्टिक पैरापेराइसिस करवा सकता है, ट्यूमर के अंदर डल ट्यूब सेल ल्यूकेमिया करवा सकता है। अब ये टैक्स प्रोटीन को इनकोड करता है जो अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन करवा देती है। जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा सॉरी ह्यूमन हेपेटाइटिस सी वायरस का मैकेनिज्म अननोन है। इसके बाद है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ऐसे सिम्पटम कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ट्यूमर के लोकल या डिस्टेंट सेपरेट से या उन हार्मोन के प्रोडक्शन से जो नॉर्मली प्रोड्यूस होते थे, ठीक है। यानी इस केस में जो टिश्यू होता है वो किसी और जगह पे मौजूद होता है या किसी और जगह पे मौजूद होने के बाद कुछ और प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसमें एंडोक्राइनोपैथी लाइक हाइपर कैल्सीमिया मोस्ट कॉमन है, तो ये पीटीएच रिलेटेड प्रोटीन की प्रोडक्शन की वजह से हो सकती है। इसका जो काज होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग्स का हो सकता है, स्किन का हो सकता है, अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम एसीटीएच की वजह से होती है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच की प्रोडक्शन की वजह से होती है। हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन की या इंसुलिन लाइक सब्सटेंस के प्रोडक्शन की वजह से होती है। कार्सिनॉइड सिंड्रोम ब्रेडिकाइनिन और सेरोटोनिन के प्रोडक्शन की वजह से होती है। पॉलीसाइथीमिया एरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन की वजह से होती है। नर्व एंड मसल के अंदर माइसीनिया ग्रेविस है जो थाइमोमा की वजह से हो सकता है या लंग्स का कैंसर की वजह से हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल इन ऑरिजिन होता है। फिर सेरिब्रल डीजनरेशन है, ओके, जिसके अंदर सेरिब्रल ट्यूमर आ सकते हैं। स्किन के अंदर अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस होती है जिसमें एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी है जिसको क्लबिंग वगैरह बोलते हैं। ट्रोजियो सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इसके अंदर ट्यूमर सेल क्लॉटिंग को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। आगे है मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस या नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, उसका नाम है ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, ठीक है। अब ट्यूमर मार्कर हार्मोन भी हो सकते हैं और उनका फीटल एंटीजन भी हो सकते हैं। अब ट्यूमर मार्कर ऐसे होते हैं, ऐसे प्रोटीन होती है, ऐसे सरफेस एंटीजन होते हैं जो किसी भी ट्यूमर के आइडेंटिफिकेशन में उसके प्रोग्नोसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक कैल्सिनोटिन मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड में प्रोड्यूस होता है। कैटेकोलामिन फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर, एचसीजी ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर ऑफ कोरियोकार्सिनोमा के अंदर होती है, ओके, ठीक है। उनको फीटल एंटीजन में अल्फा फीटोप्रोटीन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर और इसके अलावा हेपेटोब्लास्टोमा के अंदर आ सकता है। यॉर्क साइकिल ट्यूमर में आ सकता है जिसको यहाँ पे लिखा है नो सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोन का, पेनक्रियाज का, लंग्स का, स्टोमक के कैंसर में आ सकता है। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन है लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन मल्टीपल माइलोमा में बढ़ जाती है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट कैंसर के अंदर बढ़ जाती है। फिर आइसोएंजाइम है लाइक प्रोस्टेट एसिड फास्फेटेज जो प्रोस्टेटिक कैंसर में बढ़ जाता है। और न्यूरॉन के केस में न्यूरोब्लास्टोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, ओके। कुछ म्यूसिन्स होते हैं लाइक CA125 ओवेरियन कैंसर में, CA19.9 कोलोन और प्रोस्टेटिक कैंसर में, CA15.3 ब्रेस्ट कैंसर में हो सकता है। कुछ सेल फ्री डीएनए मार्कर्स होते हैं जो लिक्विड बायोप्सी से डिटरमिन होती है लाइक T53 है और रास है। अगर ये स्टूल में और सीरम में हो तो उसको बोलते हैं कोलोन कैंसर, लेकिन अगर TP53 है और रास है, सिर्फ स्टूल और सीरम में आ रहे तो पेनक्रियाटिक कैंसर है। अगर स्पूटम में और सीरम में आ रहे हैं तो फिर लंग्स है। अगर यूरिन में आ रही है तो ब्लैडर का कैंसर है, ठीक हो गया। कहते हैं कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री सेंस करती है लाइक कार्सिनोमा के केस में जो कुछ होते हैं साइटो फॉर एग्जांपल EMA एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंटीजन है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, साइटोकाइनिन है, ये कार्सिनोमा को इंडिकेट करता है। लिम्फोमा के केस में ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन होता है। सार्कोमा में वेमेंटिन मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एविंग सार्कोमा CD99, साइनोवेल सार्कोमा CD99, BCL2, रेप्डोमायोसार्कोमा डेस्मिन, लियोमायोम सार्कोमा में स्मूथ मसल एक्टिन प्रोटीन होती है। ऑस्टियोसार्कोमा में ऑस्टियोपोंटिन, ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोकैल्सिन होती है। मेसोथीलियोमा में साइटोकैरोटिन है, इसके साथ मीजोथैलिन है और इसके साथ क्या होती है कैलरेटिनिन है। कुछ मैलिग्नेंट मेलानोमा में भी कुछ प्रोटीन आना शुरू हो जाती है जो आई थिंक हमारी किसी काम के नहीं है, उसको भूल ही जाओ, ओके। तो ऑलमोस्ट ये न्यूप्लेजिया का ख़त्म हो गया है। माना कि शुरू में थोड़ा इंटरेस्टिंग था, लास्ट में आके बोरिंग होना शुरू हो गया क्योंकि वहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है जो बंदे को याद नहीं होती। सिर्फ एक मरतबा रीड कर लेना, MCQs के लिए SCQ नहीं आता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।